नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश मार्कंडेय काटजू ने चुनाव आयोग की धांधली पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि प्यार और युद्ध में सब कुछ जायज है, अगर किया है तो कांग्रेस भी करती थी। उन्होंने कहा कि भारतीय राजनीति में बहुत धांधलीबाजी होती है। ये हो सकता है जो बीजेपी ने आदेश दिया हो वो किया हो, लेकिन ये नहीं कह सकता कि धांधली हुई या नहीं हुई। ये बात उन्होंने वरिष्ठ पत्रकार नीलू व्यास के चैनल जन गण मन पर कहा, जिसके बाद नीलू व्यास ने सवाल किया, ये तो नहीं कह सकते कि कांग्रेस भी करती थी, तो इन पर सवाल नहीं कर सकते। इसके बाद जस्टिस काटजू ने कहा कि मत पूछिए, भारत में सभी संस्थान खत्म हो चुके हैं, चुनाव आयोग भी उन्हीं में से है। हालांकि मेरे पास कोई सबूत नहीं, बस यही कह सकता हूं कि प्यार और युद्ध में सब कुछ जायज है। कांग्रेस भी करती थी, अब यह है, ये भी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस मार्कंडेय काटजू से जब पत्रकार नीलू व्यास ने पूछा कि अदालत ईवीएम और चुनाव आयोग पर सख्त टिप्पणी करने से क्या डरता है, क्या वजह है, इस पर जस्टिस काटजू ने कहा कि देखिए, हमारी न्यायपालिका भी 100% ठीक नहीं है, गड़बड़ियां हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री शांति भूषण ने 2009 में सुप्रीम कोर्ट में एक आवेदन दायर किया था और आरोप लगाया था कि भारत के 16 पूर्व चीफ जस्टिस में से 8 भ्रष्ट थे। उन्होंने नाम भी दिए थे, केवल 2 के बारे में वो स्पष्ट नहीं थे, केवल 6 ईमानदार थे। जस्टिस काटजू ने कहा कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि सारे जज खराब हैं, सब ऐसे ही हो गए हैं। जस्टिस काटजू ने फिर आगे कहा कि हमारा संविधान ही एक स्केयरक्रो हो गया है। कहने को अदालत निष्पक्ष, चुनाव आयोग निष्पक्ष होना चाहिए, लेकिन हकीकत कुछ और है, सबको पता है। उन्होंने कहा कि यहाँ कोई लोकतंत्र नहीं है। 90% लोग वोट डालने जाते हैं, वो नहीं देखते हैं कि उम्मीदवार कैसा है, वो भेड़ बकरी की तरह डाल आते हैं। इसलिए संसद में अपराधी सांसद हैं। जब पत्रकार नीलू व्यास ने फिर से लोकतंत्र को लेकर सवाल पूछा तो जस्टिस काटजू ने कहा कि यहाँ लोकतंत्र कहाँ है। ये पत्रकार हमारे लोकतंत्र करते रहते हैं, ऐसा लग रहा है ये इंडिया में नहीं रहते हैं। बिल्कुल संविधान नाम के लिए है। संविधान का उद्देश्य जनता को बेवकूफ बनाना रह गया है। जनता से ये कह सकें कि संविधान है, आप ही हुकूमत कर रहे हैं, लेकिन जबकि हकीकत यह है कि बड़े बड़े नेता रूल कर रहे हैं, लूट रहे हैं। जब उनसे बोला गया कि आप जज रह चुके हैं और संविधान की बुराई कर रहे हैं, तो जस्टिस काटजू ने कहा कि हम जज हैं तो क्या सच ना बोलें। उन्होंने कहा कि हमारे देश में बगावत और क्रांति की जरूरत है, संविधान नहीं, बगावत चाहिए। आपने अक्सर फिल्मों या कोर्ट में न्याय की देवी की मूर्ति की आंखों पर काली पट्टी बंधी देखी। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट में ऐसी मूर्ति स्थापित की गई है जिसकी आंखों पर कोई पट्टी नहीं है। मूर्ति के हाथ में पहले तलवार थी, जिसकी जगह अब संविधान आ गया है। एनडीटीवी ने इस बात की जानकारी दी। सांकेतिक रूप से देखा जाए तो कुछ महीने पहले लगी न्याय की देवी की नई मूर्ति साफ संदेश दे रही है कि न्याय अंधा नहीं है, वो संविधान के आधार पर काम करता है। ऐसा बताया जा रहा है कि ये मूर्ति चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की पहल पर लगाई गई है। हालांकि फिलहाल ये साफ नहीं है कि ऐसी और मूर्तियां लगाई जाएंगी या नहीं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि महायुति गठबंधन को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद के लिए अपने उम्मीदवार की घोषणा करने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री अजित पवार के साथ एक संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि हमारा मुख्यमंत्री यहीं बैठा है। उनका इशारा शिंदे की तरफ था, यानी महायुति ने साफ कर दिया कि चुनाव जीतने पर शिंदे ही सीएम बनेंगे। फडणवीस के निशाने पर दरअसल महाविकास आघाड़ी का सीएम चेहरा था, जिस पर एमवीए में राय बटी हुई है। फडणवीस ने शरद पवार का नाम लेते हुए कहा कि एमवीए अपने सीएम उम्मीदवार की घोषणा करके दिखाए। ऐसा वो कर नहीं सकते क्योंकि उन्हें अपने नेतृत्व पर भरोसा नहीं है। बता दें, फडणवीस ने ये बात तो कह दी, उनका सीएम चेहरा शिंदे होंगे, लेकिन इस पर बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में हलचल पैदा हो सकती है। वो नहीं चाहेंगे कि इस बार भी शिंदे ही मुख्यमंत्री बने। भारत और कनाडा के साथ तनाव बढ़ रहा है। इस बीच अब अमेरिका ने भी कनाडा का साथ दे दिया है। अमेरिका ने मंगलवार को आरोप लगाया कि भारत पिछले साल सिख अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की जांच में कनाडा के साथ सहयोग नहीं कर रहा है। विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा कि जब कनाडाई मामले की बात आती है तो हमने स्पष्ट कर दिया है कि आरोप बेहद गंभीर हैं और उन्हें गंभीरता से लेने की जरूरत है। हम चाहते थे कि भारत सरकार कनाडा को उसकी जांच में सहयोग दे, लेकिन उन्होंने यानी भारत ने वो रास्ता नहीं चुना है। बता दें, कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने एक दिन पहले आरोप लगाया था कि भारत सरकार के अधिकारी पिछले साल जून में सिख अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में शामिल थे। ट्रूडो ने कहा कि मोदी सरकार ने गलती कर दी है। बता दें, अमेरिका में भी कनाडा जैसे ही केस चल रहा है।
जहां भारत फंसा हुआ है। अमेरिका ने गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या करने की कोशिश करने के मामले में भारत और अजीत डोभाल को समन भी जारी किया है। इसके बाद भारत ने एक प्रकार से अपना अमेरिका के सामने झुकना पसंद किया है और इस मामले में रॉ के पूर्व अफसर विक्रम यादव को गिरफ्तार भी किया है। अमेरिका को बताया गया है कि हमने गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही भारत ने अपना विशेष जांच दल अमेरिका भी भेजा है, जिसके बाद लोग कह रहे हैं कि ये भारत की विदेश नीति का बड़ा फेल्योर है। कनाडा पुलिस के द्वारा खुलकर भारत के खिलाफ आरोप लगाया गया कि भारतीय राजनयिक एक सिख अलगाववादी की हत्या में शामिल थे। इसके अगले दिन अब कनाडाई सिख नेता जगमीत सिंह ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस पर बैन लगाने की मांग की है और भारतीय राजनयिकों के खिलाफ पाबंदियों की मांग की है। बता दें, जगमीत सिंह न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी यानी एनडीपी के नेता हैं, जिन्होंने पहले प्रधानमंत्री ट्रूडो की सत्तारूढ़ सरकार का समर्थन किया था। एनडीपी नेता सिंह अपने खालिस्तान समर्थन के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने इतना ही नहीं, आरएसएस को एक हिंसक, उग्रवादी, आतंकवादी संगठन तक कह दिया जो कनाडा में भी काम करता है। भारत पर कनाडा के तनाव के मामले में अमेरिका के बाद दूसरे देशों की भी एंट्री हो रही है। इस सारे विवाद में फाइव आइज गठजोड़ के देश कनाडा के समर्थन में आ गए हैं। यूएस का बयान मंगलवार को सामने आया था। अब न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और यूके भी बोल रहे हैं। न्यूजीलैंड ने भी भारत के खिलाफ कनाडा के आरोपों पर आवाज उठाई है। न्यूजीलैंड के विदेश मामलों के मंत्री विंस्टन पीटर्स ने कहा कि कनाडा द्वारा न्यूजीलैंड को उसके दक्षिण एशियाई समुदाय के सदस्यों के खिलाफ हिंसा और हिंसा की धमकियों की चल रही आपराधिक जांच पर उसकी हालिया घोषणाओं के बारे में जानकारी दी गई है। कनाडाई कानून प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक रूप से बताया गया कथित आपराधिक आचरण यदि साबित हुआ तो बहुत चिंताजनक होगा। भारतीय न्यूज वेबसाइट द प्रिंट की रिपोर्ट के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया का भी भारत विरोधी रुख सामने आया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के साथ फोन पर बातचीत के दौरान कानून व्यवस्था के महत्व पर जोर दिया। भारत के साथ कनाडा के राजनयिक विवाद के बीच ये बातचीत हुई। हालांकि ब्रिटेन द्वारा जारी आधिकारिक बयान में भारत का जिक्र नहीं है, लेकिन इस बयान में उन आरोपों का जिक्र किया गया है जिसको लेकर कनाडा में जांच चल रही है। बहराइच मामले पर जिला मजिस्ट्रेट मोनिका रानी ने बताया कि पुलिस ने 50 से ज्यादा गिरफ्तारियां की हैं और आगे भी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि घटना के बाद पूरा क्षेत्र सेक्टर और जोन में बंट गया है। पुलिस के अधिकारी और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी लगातार क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। डीएम ने कहा कि अधिकारियों के डबल शिफ्ट में ड्यूटी लगाई गई है और इलाके की पूरी निगरानी रखी जा रही है कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस घटना से प्रभावित क्षेत्रों में भी दौरा किया गया है और जो लोग प्रभावित हुए उनके लिए राहत सामग्री उपलब्ध कराई गई है। लंबे इंतजार के बाद कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी चुनाव लड़ने जा रही हैं। वो केरल की वायनाड लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगी। अब इसको लेकर भाजपा नेता और रायबरेली से राहुल के खिलाफ लड़ने वाले दिनेश प्रताप सिंह ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है, जिसके बाद कांग्रेसी भड़क उठे हैं। दिनेश प्रताप ने कहा कि अंततः लड़की लड़ नहीं पाई और भाग ही गई वहां जहां लड़ना न पड़े, बूढ़ी जो हो गई है। बता दें, उन्होंने यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान प्रियंका की तरफ से दिए गए नारे पर यह बात कही जब प्रियंका ने नारा लगाया था कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं। इसके बाद कांग्रेस नेता अब भड़क उठे हैं। कांग्रेस नेता सुप्रशनेत ने कहा कि बीजेपी के निकम्मे मंत्री और राहुल गांधी जी के सामने करारी हार झेल चुके दिनेश प्रताप सिंह ने प्रियंका गांधी जी के लिए अनुचित भाषा बोली है। उन्होंने अपना और बीजेपी का असली चाल चरित्र चेहरा एक बार फिर दिखा दिया है। घटिया, महिला विरोधी और कुंठित लोगों से भरी पड़ी है बीजेपी। अजय राय ने दिनेश सिंह के इस पोस्ट के स्क्रीनशॉट को शेयर करते हुए लिखा कि यूपी सरकार में मंत्री और बुरी तरह संसदीय का चुनाव हारे हुए भाजपा नेता दिनेश सिंह हैं। महिलाओं के बारे में इनकी भाषा और ख्याल देखिए। महिलाएं चुनाव लड़ने के लिए जब उतरती हैं तो उन्हें सैकड़ों ऐसे बदमाश किस्म के लोगों की घटिया भाषा सुननी पड़ती है। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद नई सरकार का गठन हुआ और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। वहीं सुरेंद्र चौधरी जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री बने। इसके अलावा 4 और मंत्री भी कैबिनेट में शामिल हुए हैं: जावेद डार, सकीना इट्टू, जावेद राणा और सतीश शर्मा। हालांकि कांग्रेस ने कैबिनेट में शामिल होने से मना कर दिया था। कांग्रेस नेताओं ने उमर कैबिनेट में शामिल न होने की 2 वजह बताई जा रही है। पहला तो यह है कि उमर सरकार में कांग्रेस 2 मंत्री पद चाहती थी, लेकिन केवल एक ही दिया जा रहा था।
दबाव बनाने के लिए कांग्रेस ने बाहर से समर्थन देने का फैसला किया। वहीं दूसरा ये कि कांग्रेस नेतृत्व नहीं चाहता था कि जम्मू कश्मीर में अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन करते हुए केवल 6 सीटें जीतने वाले के पास प्रदेश यूनिट के बड़े नेताओं को मंत्री पद का तोहफा मिले। एक किस्म से ये कांग्रेस का राजनीतिक प्रायश्चित माना जा रहा है। हालांकि सियासी एकजुटता का संदेश देने के लिए राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, उमर अब्दुल्ला के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सुरेंद्र चौधरी को राज्य का उप मुख्यमंत्री बनाया है। सुरेंद्र चौधरी को डिप्टी सीएम बनाए जाने पर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मैंने डिप्टी सीएम बनाया ताकि जम्मू को लगे कि उतनी ही उनकी हुकूमत है जितनी बाकियों की। उन्होंने कहा कि आगे भी यही कोशिश रहेगी, हम मिलकर चलेंगे। सुरेंद्र चौधरी जम्मू क्षेत्र से आते हैं, वो नौशेरा से विधायक हैं। उन्होंने विधानसभा चुनाव में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना को हराया था। हरियाणा के विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद अब नायब सिंह सैनी को बीजेपी विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक नायब सिंह सैनी 17 अक्टूबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करेंगे। इसके बाद का ऐलान गृह मंत्री अमित शाह ने किया। अमित शाह को पार्टी ने हरियाणा का पर्यवेक्षक बनाया था। नायब सिंह सैनी को हरियाणा का मुख्यमंत्री चुने जाने के बाद बीजेपी नेता अनिल विज ने कहा कि सभी विधायकों ने एकमत से उन्हें विधायक दल का नेता चुना है। वो कल मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। पूरे 5 साल के कार्यकाल के लिए चुने जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री 5 साल के लिए ही होता है। किसी मंत्रालय की जिम्मेदारी दिए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि पार्टी ने मुझे आज तक जो भी दायित्व सौंपा है मैंने उसे संभाला है। अनिल विज ने मुख्यमंत्री पद की दावेदारी को लेकर कहा कि मैंने कभी दावेदारी पेश नहीं की, मैंने खाली एक स्पष्टीकरण दिया, वो आज भी है। किसानों को मोदी सरकार ने दिवाली पर गिफ्ट दिया। सरकार ने रबी फसलों की एमएसपी बढ़ा दी है। केंद्र सरकार ने 2005-26 सीजन के लिए रबी की 6 फसलों के एमएसपी में बढ़ोतरी की घोषणा की है। बढ़ोतरी के बाद गेहूं की कीमत 2275 रुपए से बढ़कर 2425 रुपए हो गई है। जौ की 1850 रुपए से बढ़कर 980 हो गई है। चना 5440 रुपए से बढ़कर 5650 हो गया है। मसूर 6425 रुपए से 6700 रुपए हो गया है। सरसों 5650 से 5950 हो गया है। कुसुम की 5800 रुपए से बढ़कर 5940 रुपए कीमत हो गई। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर एससीओ की बैठक में शामिल होने के लिए इस वक्त पाकिस्तान में हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर इस बैठक में बोले। उन्होंने कहा कि आतंकवाद, अलगाववाद और कट्टरवाद से बचना होगा। बेहतर रिश्ते के लिए भरोसा जरूरी है। सबकी संप्रभुता का सम्मान करना जरूरी है। एससीओ शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि ऐसा कई बाधाएं हैं जो डेवलपमेंट को प्रभावित करती हैं, जिसमें क्लाइमेट, सप्लाई चेन, वित्तीय अस्थिरता शामिल है। विदेश मंत्री ने कहा कि एससीओ का सबसे पहला लक्ष्य आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद का मुकाबला करना है और ये वर्तमान समय में और भी महत्वपूर्ण हो गया है। एससीओ को इन 3 बुराइयों का मुकाबला करने में दृढ़ संकल्प लेना होगा। बाबा सिद्दीकी की हत्या मामले में नाम आने के बाद लॉरेंस बिश्नोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक शीर्ष हत्यारे के रूप में सामने आ गया है। इसके अलावा कनाडाई पुलिस ने दावा किया कि वो खालिस्तान समर्थक नेता और भारत में आतंकवादी घोषित हरदीप सिंह निज्जर की जून 2023 में कनाडा में हुई हत्या से भी जुड़ा है और कहा है कि वो भारत सरकार से मिलकर काम करता है। जिसके बाद अब भारत में गोदी मीडिया के चैनल्स लॉरेंस को खालिस्तानियों का काल बता रहे हैं। यानी कनाडा ने जो आरोप लगाया है उसकी पुष्टि गोदी मीडिया चैनल कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर लॉरेंस बिश्नोई को सनातन धर्म का रक्षक बताया जा रहा है। समृद्धि शर्मा ने एक्स पर लिखा है, मैं इस दिन का लंबे समय से इंतजार कर रही थी जब हिंदू समुदाय से कोई तथाकथित बॉलीवुडियों को चुनौती देने के लिए खड़ा होगा। हमारे नायक लॉरेंस बिश्नोई ने आखिरकार ये कर दिखाया। एक्स पर यूजर डॉक्टर रामकिशोर सिंह ने फरमाया है, लॉरेंस बिश्नोई का जन्म बॉलीवुड को जिहादियों से साफ करने के लिए हुआ है। हर जिहादी को इसकी कीमत चुकानी होगी। लॉरेंस एक असली हीरो है। इसी तरह से लॉरेंस बिश्नोई को हीरो बताया जा रहा है। आरएसएस का 5 जन भी लॉरेंस बिश्नोई को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहा है। इजरायल ने पिछले दिनों संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के ठिकानों पर हमले किए थे, जिसमें कई सैनिक घायल भी हो गए। इसके बाद फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा कि फ्रांस इजरायल द्वारा संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों को जानबूझकर निशाना बनाए जाने को बर्दाश्त नहीं करेगा। मैक्रों ने कहा कि इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को ये नहीं भूलना चाहिए कि उनका देश संयुक्त राष्ट्र के एक फैसले से ही बना है। नेतन्याहू और मैक्रों के बीच तनाव तब और बढ़ गया जब फ्रांसीसी नेता ने पिछले हफ्ते इस बात पर जोर दिया कि गजा और लेबनान में इजरायल द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले हथियारों के निर्यात को रोकना ही संघर्ष को रोकने का एकमात्र तरीका है। फ्रांस ने भी दक्षिणी लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के खिलाफ इजरायली गोलीबारी की बार बार निंदा की है।
जिसमें फ्रांसीसी सैनिक भी शामिल हैं। इसके अलावा भारत के सैनिक भी शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र शांति सेना के तहत भारत के भी 900 सैनिक लेबनान में ब्लू लाइन पर तैनात हैं। जब इजराइल ने संयुक्त राष्ट्र शांति सेना पर हमला किया था तो यही कहा जाने लगा कि इजराइल भारत से भी पंगा ले रहा है। अब मोदी क्या कहेंगे? हालांकि अभी तक मोदी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन फ्रांस के राष्ट्रपति बोले हैं। भारत ने केवल यूनिफिल में सैनिक भेजने वाले 34 देशों के बयान का समर्थन किया, जिसमें शांति सैनिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की बात कही गई थी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और इजराइल के राष्ट्रपति नेतन्याहू के बीच शब्दों का युद्ध शुरू हो गया है। अब नेतन्याहू ने पलटवार करते हुए कहा कि इजराइल की स्थापना 1948 के स्वतंत्रता संग्राम से हुई थी, संयुक्त राष्ट्र के फैसले से नहीं। नेतन्याहू ने कहा कि फ्रांस के राष्ट्रपति को एक रिमाइंडर है कि यह संयुक्त राष्ट्र का प्रस्ताव नहीं था जिसने इजराइल को बनाया, बल्कि स्वतंत्रता संग्राम में वीर सेनानियों के खून से हासिल की गई जीत थी। बता दें, इससे पहले मैक्रों और नेतन्याहू ने फोन पर भी बात की थी। मैक्रों ने कहा था कि युद्ध विराम होना चाहिए, लेकिन नेतन्याहू ने साफ मना कर दिया था। अब अमेरिका ने भी इजराइल को चेतावनी दे दी है और 30 दिन का समय दिया है, नहीं तो सहायता देनी बंद हो जाएगी। अब देखते हैं इजराइल क्या करता है। इजराइल पर हाल के दिनों में हिजबुल्लाह ने लगातार ड्रोन और रॉकेट से हमले किए हैं, वहीं ईरान से भी उसकी तनातनी जारी है। इस सबके बीच इजरायली सेना के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया है। ये संकट डिफेंस सिस्टम मिसाइल इंटरसेप्टर की कमी की वजह से आया है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल को इंटरसेप्टर मिसाइलों की कमी का सामना करना पड़ रहा है। यही डिफेंस सिस्टम उसे ईरान और हिजबुल्लाह के किसी भी संभावित हवाई हमले के खिलाफ सुरक्षा देते हैं। पूर्व वरिष्ठ अमेरिकी रक्षा मंत्री डाना स्ट्रोल ने फाइनेंशियल टाइम्स से बात करते हुए कहा कि ईरान और हिजबुल्लाह ने अगर एक साथ हमला किया तो इजराइल की हवाई सुरक्षा चरमरा सकती है। उन्होंने कहा कि मान लीजिए ईरान का हमला हुआ और इजराइल उसका जवाब देता है, लेकिन तभी हिजबुल्लाह भी इसमें शामिल हो जाता है, तो फिर इजरायली बलों की मुश्किल बढ़ जाएगी। स्ट्रोल का कहना है कि अमेरिका एक तरफ रूस से लड़ रहे यूक्रेन को मदद कर रहा है, वहीं इजराइल को भी हथियार दे रहा है। ऐसे में अमेरिका को इजराइल और यूक्रेन दोनों के लिए आपूर्ति लगातार जारी रखना मुश्किल हो गया है। अमेरिका ने अब इजराइल को एक चेतावनी दी है। अमेरिका ने एक पत्र के जरिए गजा में मानवीय सहायता की पहुंच बढ़ाने के लिए 30 दिनों का वक्त दिया है। ऐसा न होने पर अमेरिका ने अपनी मदद को रोकने की चेतावनी दी है। ये अभी तक इजराइल के लिए अमेरिका की सबसे सख्त चेतावनी है। हाल ही में इजराइल ने गजा के उत्तरी हिस्से में बड़े पैमाने पर हमले किए थे। कथित तौर पर इन इजरायली हमलों में बड़ी संख्या में लोग घायल हुए थे, जिसके बाद अमेरिका ने यह कदम उठाया है। अमेरिका की लिखी गई चिट्ठी में कहा गया है कि वो गजा के इलाके में बिगड़ती मानवीय हालत को लेकर गंभीर रूप से चिंतित है। साथ ही पत्र में ये भी कहा गया है कि उस क्षेत्र में भेजी जा रही लगभग 90% मानवीय सहायता को इजराइल ने या तो रोका है या फिर बाधित किया है। वहीं एक इजरायली अधिकारी के मुताबिक इजराइल फिलहाल अमेरिका के पत्र की समीक्षा कर रहा है और वो इसे गंभीरता से ले रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने उत्तरी लेबनान में किए गए इजरायली हमले की जांच करने की मांग की है। उत्तरी लेबनान में किए गए इजरायली हवाई हमले में 23 लोगों की जान गई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ के मानवीय मामलों के कार्यालय के प्रवक्ता जेरेमी लॉरेंस के मुताबिक ईसाई बहुल गांव एतो पर किए गए इजरायली हमले से मानवीय कानून को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा हुई। लॉरेंस ने कहा कि इजरायली बमबारी में मारे गए लोगों में 12 महिलाओं और 2 बच्चे भी शामिल हैं। यहाँ तक कि बचाव कर्मी मंगलवार को भी एतो गांव में मलबे से शवों को बाहर निकाल रहे थे। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक एलन मस्क रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार और पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के अभियान के लिए $75 मिलियन की राशि दे चुके हैं। इस बात का पता सरकारी जांच में चला है। एलन मस्क ने जुलाई में ट्रंप पर हुए हमले के बाद उसको औपचारिक रूप से अपना समर्थन दिया था। हालांकि इससे पहले भी मस्क कई मुद्दों पर ट्रंप का साथ दे चुके हैं। हाल ही में पेंसिल्वेनिया के बटलर में ट्रंप की रैली के दौरान मस्क भी शामिल हुए थे। भारत न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल बारिश की वजह से रद्द हो गया। ये मैच बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जा रहा। बारिश की वजह से इस मैच में टॉस तक नहीं हो पाया। अब दूसरे दिन सुबह यानी गुरुवार 8:45 से टॉस होगा और खेल की शुरुआत 9:15 पर होगी। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जा रही है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।